प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल पेपर सेट 3 है इसका मैं फुल सोल्यूशन लेकर के आया हूं। और इनसे पहले मैंने सेट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। और सेट 2 जो मॉडल पेपर है इसका टाइपिंग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे टाइपिंग पूरा होता है तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। और काफ़ी सारे वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, वहाँ पर अलग से आप लोगों के लिए नया प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। और उसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आप लोग नया मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, चाहे आप लोग पुराना मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को अब नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे से याद करके रख लीजिए। और यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, तो 1946 में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर का कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग तीसरा में वर्णित है। अगला प्रश्न नोट करिए कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम होता है, तो संसद सक्षम होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर अगला प्रश्न भी आप लोग नोट कर लीजिए कि भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको होता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को होता है। भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। अगला प्रश्न नोट करिए कि साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो देखिए डी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं इस ऑप्शन का बिल्कुल भी सही जवाब है। ठीक है, 7 का डी सही होगा। अगला प्रश्न नोट करिए जो 8 नंबर का प्रश्न है कि संघीय, याद रखिएगा संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, तो याद रखिएगा भाग 5 में। अगला नोट करिए कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आप सभी को मालूम है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर कहा जाए ना कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर कहा जाए कि देश के जो प्रथम नागरिक होता है ना उसी को राष्ट्रपति कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न नोट करिए जो 10 नंबर का प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आप लोग अच्छे से याद करके रखिए। अगला प्रश्न नोट करिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब मतलब होता है ना तो कौन करता है, तो याद रखिए राष्ट्रपति करता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न है और इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चन बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो अगला नोट करिए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसको, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है अपना त्याग पत्र। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि भारत में किसी भी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष उसे जो है ना प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि विधान परिषद के सदन कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, मतलब जो उसमें निर्वाचित जो उसमें सदस्य बनते हैं। ठीक है, तो कितने सालों के लिए बनते हैं, तो याद रखिएगा 6 सालों के लिए उसे चुना जाता है। ठीक है, उसे बनाया जाता है। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचित किसकी देखरेख में होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन जो होता है ना तो निर्वाचन आयोग के देखरेख में उसे चुना जाता है, उसे मतलब निर्वाचित किया जाता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को होता है। अगला प्रश्न नोट करिए जो 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में न्यायपालिका कैसी है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला नोट करिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है।
अगला प्रश्न नोट करिए, जो 19 नंबर का प्रश्न है कि संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो याद रखिएगा, संघ सूची के आधार पर होता है, राज्य सूची के आधार पर होता है, समवर्ती सूची के आधार पर होता है। मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ में संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा कनाडा देश से लिया गया है। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है 21 नंबर का कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अनुसार। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 22 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो याद रखना है आप लोगों को 73वें, इसका जो राइट आंसर होगा ना 73वें संशोधन होगा। आगे देख लीजिए कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में होता है, तो कहाँ पर? याद रखिएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व में ऐसा लिखा गया है, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है ना 25 नंबर का कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो देखिए या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है, ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लीजिए कि राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? तो याद रखिएगा जन सेवा है। क्या है? तो जन सेवा है। अगला नोट करिए कि इनमें से कौन राज्य शासन और सत्ता का अध्ययन करता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, और इसमें कंफ्यूज हो करके गलत टिक लगा करके गलत यहाँ पर जो ऑप्शन है ना याद करके रखे हुए हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न समझ लीजिए कि इनमें से कौन सा राज्य जो है ना वो शासन सत्ता का मतलब शासन और सत्ता का अध्ययन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना राजनीतिक विज्ञान होगा। क्या होगा? राजनीतिक विज्ञान होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए जो 28 नंबर का है कि सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? तो देखिए क्या करना चाहिए कि नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन करना चाहिए। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और 29 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना आजीविका पाना होगा। क्या होगा? आजीविका पाना होगा। और अगला यहाँ पर नोट करिए कि कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? तो राजनीतिक पार्टियां जो है ना ये स्वतंत्रता की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं देता है। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है 31 नंबर का कि व्यक्ति चाहे जो करे। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि व्यक्ति चाहे या फिर व्यक्ति जो चाहे सो करे, ठीक है ना, तो उसके कार्यों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में रखेंगे? तो याद रखिएगा इसे जो है ना प्राकृतिक स्वतंत्रता के रूप में देखना चाहिए, उसे रखना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था? तो स्वतंत्रता का नारा था, समानता का नारा था और भाईचारा का नारा था। मतलब इसका जो है ना बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है कि भारत में असमानता नहीं है। तो भारत में असमानता कहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा? तो याद रखिएगा नागरिकता में। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय मतलब जो दिया हुआ है ना कि प्राचीन भारतीय का बात हो रहा है, तो प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था तो किससे? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ना धर्म से होगा। क्या? धर्म इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है कि न्याय का मतलब होता क्या है? तो याद रखिएगा न्याय का मतलब होगा कि व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना, इसी को तो न्याय कहा जाता है ना। आगे देख लीजिए कि जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना वो सारे इंपॉर्टेंट ही सवाल हैं, आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है आप लोगों के फाइनल एग्जाम में पूछ दे।
तो आप लोग बिल्कुल भी एक भी सवाल को मत छोड़िए। जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक अधिकार है। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व होता है? तो याद रखिएगा राज्य का दायित्व होता है। आगे नोट करिए कि अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? तो अधिकार जो है ना वो कानून की उपज है। किसकी उपज है? तो कानून जो होता है ना, लॉ जो होता है उसकी उपज है। अगला नोट करिए कि एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया है, तो 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। तो व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? तो याद रखिएगा 39 नंबर का आंसर होगा सूचना का अधिकार का वह प्रयोग करेगा। और वह वहाँ पर जा करके पूछेगा कि मैंने जो आवेदन पत्र आपको दिया था तो क्या आप आगे फॉरवर्ड किए हैं या फिर नहीं किए हैं? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है ना 40 नंबर का कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो याद रखिएगा किसके पास में होता है? तो संसद के पास में होता है। 40 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए जो 41 नंबर का प्रश्न है ना कि नागरिकता खत्म हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि नागरिकता खत्म हो सकती है कब? जब कोई आदमी देशद्रोह साबित हो जाते हैं, ठीक है, तभी तो वह उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी ना। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। और आगे आप लोग नोट करिए कि कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 सालों तक अगर कोई अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जा कर के रहने लगा है तो याद रखिएगा उसकी जो नागरिकता है ना अपने देश का ख़त्म हो जाएगा। मतलब वह जो है अब अपने देश का नहीं रहेगा। अगला प्रश्न नोट करिए कि राज्यों के पतन में कौन मुख्य जिम्मेवार होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रवाद जिम्मेवार होता है। आगे नोट करिए जो अगला प्रश्न है कि एक संस्कृति एक राज्य के विचार से क्या परिणाम निकले? तो देखिए एक संस्कृति और एक राज्य के विचार से न जो उसका पॉइंट निकलता है, जो उसका परिणाम निकलता है, क्या निकलता है कि देखिए राज्यों की सीमाओं में बदलाव आए और बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ और सांप्रदायिक हिंसा हुए। मतलब इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 45 नंबर का प्रश्न है कि धर्म सापेक्षवाद मतलब धर्म सापेक्षवाद क्या है या फिर धर्म सापेक्षवाद में क्या क्या होता है? तो देखिए इसमें जो होता है ना याद रखिएगा धर्म और राजनीतिक जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है सापेक्षवाद। क्या कहा जाता है? सापेक्षवाद कहा जाता है। आगे नोट करिए जो 46 नंबर का प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना कि समान नागरिक संहिता का कामना करता है, तो कौन करता है, क्या होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना धर्म निरपेक्ष राज्य होगा। क्या होगा? धर्म निरपेक्ष राज्य होगा। आगे आप लोग नोट करिए कि नास्तिकवाद का किसने समर्थन किया था? तो प्रोधो ने समर्थन किया था। आगे देख लीजिए कि शीत युद्ध है, तो शीत युद्ध को ही तो वार्क युद्ध कहा जाता है। अगर नहीं जानते हैं ना तो अच्छे से याद करके रख लीजिए। और अगला जो प्रश्न है ना कि न्यूयॉर्क में स्थित विश्व व्यापार केंद्रों को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त कर दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 11 दिसंबर 2001 में उसे नष्ट कर दिया था, उसे ध्वस्त कर दिया था। और इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम प्रश्न है, देख लीजिए कि भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ था, किसके लिए हुआ था? तो वन क्षेत्र को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का जन्म हुआ था। और आप लोग हमें कमेंट करके इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किस वर्ष में हुआ था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद में काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबाइएगा। और प्रश्न से संबंधित अगर मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।